हरिः ओं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित पीयूषकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडली में मध्यमा योग और अल्पायु योग के योग कैसे बनते हैं। पिछले वीडियो में हमने दीर्घायु योग के बारे में चर्चा की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम मध्यमायु योग और अल्पायु योग के विषय में चर्चा करेंगे। अल्पायु योग और मध्यमायु योग कुंडली में कैसे बनते हैं, और सबसे पहले जानें कि अल्पायु योग में आयु का स्तर कितना होता है और मध्यमायु योग में आयु का स्तर कितना होता है। अल्पायु योग होती है 33 से 35 वर्ष तक जो होता है वो अल्पायु योग होता है, और 33 या 35 से ऊपर और 65 तक जो आयु होती है वो मध्यमायु होती है, और 65 से ऊपर दीर्घायु होती है। आज हम मध्यमायु योग और अल्पायु योग के बारे में चर्चा करेंगे। आयु के विचार के लिए मुख्य रूप से 4 अंग महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से? लग्न यानी कुंडली का जो पहला भाव है उस भाव में बैठे ग्रह की क्या स्थिति है, अगर वहाँ कोई ग्रह बैठा हो। दूसरा होता है लग्न। लग्न की क्या स्थिति है, यानी लग्न में जो राशि है उसके स्वामी की क्या स्थिति है, यानी लग्न और लग्न की क्या स्थिति है। दूसरी चीज़ देखनी होती है हमको अष्टम भाव और अष्टमेश। अष्टम भाव कौन सा है? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये अष्टम भाव है। अष्टम भाव में बैठे ग्रह और अष्टमेश की स्थिति। अष्टमेश यानी अष्टम भाव में जो राशि है, जैसे यहाँ पर 5 नंबर की गिनती लिखी है, सिंह राशि है, तो सिंह राशि का स्वामी हुआ सूर्य, तो अष्टमेश हो गया सूर्य। कोई भी अंक लिखा हो सकता है, उसके हिसाब से अष्टमेश होता है। इसी तरह तृतीय भाव में बैठे ग्रह और तृतीय भाव के स्वामी को भी देख लेना होता है। जैसे यहाँ पर तृतीय भाव है ये वाला, यहाँ पर 12 नंबर की गिनती लिखी है, तो इसका स्वामी कौन हुआ? बृहस्पति। बृहस्पति तो शुभ ग्रह है। मान लीजिए कोई पाप ग्रह राशि का स्वामी बनता तो वो भी देख लेना होता है कि शुभ ग्रह की राशि का स्वामी है या अशुभ ग्रह की राशि का स्वामी है, उसके हिसाब से निर्णय लिया जाता है उसके हिसाब से। अब तृतीय भाव तृतीय, उसके अलावा शनि की स्थिति को भी देखना होता है, क्योंकि शनि को ज्योतिष शास्त्र में आयु का कारक ग्रह माना गया है। शनि अगर कुंडली में अच्छा होता है तो दीर्घायु होता है, थोड़ा कमज़ोर होता है तो मध्यमायु होता है, और बहुत कमज़ोर होता है तो अल्पायु होता है। अब इन चार नियमों को या इन 4 अंगों को ध्यान में रखते हुए ग्रहों की शुभ अशुभ स्थिति के अनुसार मध्यमायु या अल्पायु का निर्धारण किया जाता है। ग्रहों की शुभ स्थिति हो तो दीर्घायु होता है और अशुभ स्थिति हो तो अल्पायु होता है। जैसे मैंने यहाँ पर 4 अंग बताए हैं, उनकी पहले शुभ अशुभ स्थिति के बारे में चर्चा करें। शुभ स्थिति का मतलब होता है, ग्रहों की शुभ स्थिति का मतलब होता है कि वो ग्रह स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, या मित्र राशि के साथ मित्र ग्रहों के साथ बैठा हो, या मित्र ग्रह की राशि या मित्र ग्रह पर दृष्टि डाल रहा हो तो भी शुभ स्थिति होती है ग्रह की। और ग्रहों की डिग्री अच्छी हो, 0, 1, 2, 3, 4 या 28, 29, 30 ना हो, सूर्य से अस्त ना हो, यानी लग्न, अष्टमेश और तृतीय, इन तीनों की डिग्री अच्छी हो और ये सूर्य से अस्त ना हो, और शुभ ग्रह की युति या दृष्टि हो, यानी
गुरु और शुक्र की युति या दृष्टि हो तो और प्रबल होता है दीर्घायु योग। और शनि अगर योग कारक हो तो दीर्घायु योग और प्रबल होता है। दीर्घायु योग के विस्तार से चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और अशुभ स्थिति का क्या मतलब होता है वो भी समझ लीजिए। अशुभ स्थिति का मतलब होता है, ग्रहों की अशुभ स्थिति का मतलब होता है कोई ग्रह अष्टम भाव में या तृतीय भाव में या लग्न में अपनी नीच राशि या शत्रु राशि में बैठा हो, या अपने शत्रु राशि के स्वामी के ग्रह से युति या दृष्टि संबंध बना रहा हो, या पाप ग्रहों से युत हो, यानी मंगल राहु केतु की युति या दृष्टि हो। किन किन पर? अष्टमेश, लग्न, तृतीय और शनि पर पाप ग्रहों की युति या दृष्टि संबंध हो, या वे सूर्य से अष्ट हो रहे हों, लग्न, अष्टमेश या तृतीय या शनि, इन चारों में से कोई भी सूर्य से अष्ट हो, शनि मारक हो, डिग्री कम हो तो मध्यमायु या अल्पायु योग होता है। और यदि चंद्रमा और बुध कमजोर हों किसी भी तरह से और 6, 8, 12 में बैठे हों और विपरीत राजयोग नहीं बना रहे हों तो बालारिष्ट योग होता है। अब हम जानते हैं कि कब मध्यमायु योग होता है और कब जो है अल्पायु योग होता है। ये जो मैंने 4 अंग यहाँ पर बताए हैं, इन 4 अंगों में से कोई 2 अंग शुभ स्थिति में हों और बाकी के 2 अंग अशुभ स्थिति में हों तो मध्यमायु योग होता है। और यदि 3 अंग अशुभ स्थिति में हों और 1 अंग शुभ स्थिति में हो तो अल्पायु योग होता है। दोबारा सुन लीजिए। 4 में से कोई, यानी लग्न, अष्टमेश, तृतीय या शनि, इन चारों में से किसी 2 की शुभ स्थिति हो और 2 की अशुभ स्थिति हो तो मध्यमायु, 3 की अशुभ स्थिति हो तो अल्पायु होता है, और चारों अशुभ स्थिति में हो तो बालारिष्ट योग हो सकता है, और चारों ही शुभ स्थिति में हो तो दीर्घायु योग होता है। अब हम इसे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मध्यमायु योग के लिए ये खाली कुंडली का उदाहरण दे रखा है। यहाँ पर लग्न क्या बनते हैं? लग्न यहाँ 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है प्रथम भाव में, यानी लग्न में, तो 10वीं राशि हुई मकर। मकर राशि का स्वामी होता है शनि। शनि मान लीजिए यहाँ पर पहले ही भाव में यानी लग्न में ही बैठे हों तो स्व राशि के हो गए। अब स्व राशि के हो गए। अब शनि के शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र और राहु केतु। बुध, शुक्र और राहु केतु। मान लीजिए यहाँ पर शनि हो, यहाँ पर बुध, शुक्र, बुध या राहु केतु में से कोई हो, या 10म भाव में राहु या केतु हो और लग्न में शनि के अलावा कोई और ग्रह हो, और लग्न जो है 12वें भाव में, लग्न अगर स्व राशि में हो तो फिर मध्यमायु योग होता है। इनमें से जैसे लग्न से अगर कमजोर हो, लग्न दोष हो तो मध्यमायु योग होगा। जैसे तृतीय की बात करें, तृतीय यहाँ पर क्या है? लग्न शुभ स्थिति में मान लो लग्न शनि अपनी ही राशि में बैठा हो तो 1 अंग पास हो गया। अब दूसरा अंग देखते हैं तृतीय। तृतीय क्या है? यहाँ पर 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो 12वीं राशि होती है मीन। मीन राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। बृहस्पति अपने शत्रु की राशि में, यानी कि जैसे मान लीजिए बृहस्पति शुक्र या बुध की राशि में बैठा हो। बृहस्पति यहाँ पर तृतीय है, यहाँ पर मान लो
बुध की राशि में बृहस्पति बैठा हो, बुध की राशि ये 6 नंबर की राशि है, बुध की राशि। यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है। तीसरी राशि भी मिथुन होती है, मिथुन का स्वामी भी बुध होता है। ये छठे भाव में अगर जैसे मान लो बृहस्पति बैठा हो तो बृहस्पति जो है अपने शत्रु की राशि में हो गया। अब शत्रु की राशि में होने से यहाँ पर मध्यमायु योग हो गया, एक अंक पास हो गया। दूसरा नहीं तो ये मध्यमायु योग हो गया। शनि की स्थिति देख लो, शनि अगर अपनी नीच राशि में हो, नीच राशि यानी मेष राशि में हो, और जैसे मान लो यहाँ पर केंद्र या त्रिकोण में नहीं होता, किसी और भाव में होता, शनि अपनी नीच राशि में किसी और भाव में होता, मान लो 12वें भाव में अपनी नीच राशि में शनि होता, तो ये तीसरा माइनस पॉइंट हो जाता। माइनस पॉइंट होने के कारण 2 अंक पास हो गए, तीसरा अंक पास 2 अंक पास हो गए, 2 पास नहीं हुए, तो ये मध्यमायु योग हुआ। और इसी तरह यदि एक अल्पायु योग का उदाहरण मिले, लग्न का बता दिया, अष्टम भाव अष्टमें, अष्टम भाव में कौन सी राशि है यहाँ पर जो है सिंह राशि है। सिंह का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य मान लो अपनी शत्रु राशि यानी शुक्र शनि राहु केतु, शुक्र शनि की राशि में हो, ये सूर्य अष्टमें हुआ। अब ये शुक्र या शनि की राशि में हो, तो शनि की राशि में यानी यहाँ द्वितीय भाव में सूर्य होता, तो ये शत्रु की राशि में हो गया। तो इस वजह से यहाँ पर दूसरा अंक पास नहीं हुआ। इसी तरह ये मध्यमायु योग हुआ। मतलब इन चारों में से कोई 2 अंक अगर पास हो जाए तो मध्यमायु योग होता है, 3 अंक पास हो जाए तो 4 में से कोई 3 अंक पास हो जाए और 1 अंक पास ना हो तो 2 अंक पास हो जाए तो मध्यमायु योग, 3 अंक पास हो जाए तो दीर्घायु योग, और एक अंक पास हो तो अल्पायु योग होता है। अब अल्पायु योग का उदाहरण हम लेंगे तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि ग्रह अशुभ स्थिति में होते हैं तो अल्पायु योग होता है। खासकर ये चारों अंग जो बताए हैं मैंने, लग्न अष्टमें तृतीय और शनि, ये तीनों अशुभ स्थिति में होते हैं तो अल्पायु योग होता है। जैसे इस कुंडली में उदाहरण कुंडली में देखो, सबसे पहले लग्न की ही बात करें तो लग्न क्या है, यहाँ पर तुला लग्न है, तो तुला लग्न में तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र यहाँ पर 12वें भाव में अपनी नीच राशि में है, यानी कन्या राशि में है, तो ये नीच का हो गया, तो एक शर्त तो ये हो गई अल्पायु की। दूसरी बात यह है, अब अष्टम भाव को देखें। अष्टम भाव में तुला लग्न की कुंडली में कौन सी गिनती लिखी होती है? 12वीं राशि होती है, 12 नंबर की गिनती लिखी होती है, और 12वीं राशि होती है मीन। मीन का स्वामी होता है बृहस्पति। बृहस्पति यहाँ पर अपनी नीच राशि में है, हालांकि केंद्र में है, चतुर्थ भाव में है, परंतु नीच राशि में है, तो ये 1 पॉइंट ये हो गया। अल्पायु का 2 पॉइंट मिल गए। इसी तरह हमने देखा लग्न की स्थिति देखी, लग्न के बाद में अष्टमें सॉरी लग्न की स्थिति देखी, लग्न अष्टमें की स्थिति भी वही होगी, क्योंकि लग्न और अष्टमें दोनों सेम हैं, शुक्र हैं। और गुरु की बात करें तृतीय की बात करें तो तृतीय यहाँ पर गुरु बनता है, क्योंकि 9वें नंबर की राशि तीसरे भाव में जो है तुला लग्न की कुंडली में लिखी होती है 9 नंबर की गिनती। इसी प्रकार से 9वीं राशि हुई
धनु राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। बृहस्पति अपनी नीच राशि यानी मकर राशि में बैठा है। यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, षष्ठ के बारे में नहीं, मैं तृतीय के बारे में कह रहा था। तृतीय, यहाँ पर तृतीय गुरु होकर के अपनी नीच राशि में बैठा है, तो एक माइनस पॉइंट ये हो गया। उसके अलावा बुध जो है द्वादशेष है और नवमेश है, वो भी जाकर के अगर अपनी शत्रु राशि में बैठा है तो भी ये अल्पायु योग बना, क्योंकि भाग्येश होकर के बुध भाग्येश और द्वादशेष होकर के अपनी शत्रु राशि में बैठा है, इसलिए ये अल्पायु योग बना। तो मोटे तौर पर क्या कहा जाएगा, उसी प्रकार से शनि की स्थिति को भी देखना चाहिए। शनि की अगर डिग्री कम हो या शनि या चंद्रमा किसी भी तरह से पीड़ित हो तो बाल अरिष्ट योग होता है। बाल अरिष्ट योग का मतलब ये नहीं होता है कि बचपन में ही मृत्यु हो जाए, कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है और मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है, और उपाय करने पर ये ठीक भी हो जाते हैं। उपाय मैंने बालारिष्ट योग वाले वीडियो में विस्तार से चर्चा की थी, उसमें मैंने उपाय बताए हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने चर्चा की मध्यमायु योग कैसे बनता है। इन चारों पॉइंट में से कोई 2 पॉइंट पास हो जाए तो मध्यमायु योग बनता है। चारों पास हो जाए, यानी चारों में से कोई 2 शुभ स्थिति में हो, 2 अशुभ स्थिति में हो तो मध्यमायु योग, और चारों शुभ स्थिति में हो तो दीर्घायु योग। 4 में से कोई एक जो है शुभ स्थिति में हो तो अल्पायु योग बनता है। और ध्यान रहे कि वह योग कारक शनि नहीं होना चाहिए, मारक शनि हो तभी यह अल्पायु योग बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।